चलिएगा तो हम स्टार्ट करेंगे। जितने भी रूलर्स आए हैं, जो इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं किस डायनेस्टी में, कलचुरी ऑफ त्रिपुरी के कलचुरी वंश के जो भी इम्पोर्टेंट रूलर्स रहे होंगे उनके बारे में कुछ हल्का हल्का सा डिस्कशन करेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी रूलर नहीं है, कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से ज़्यादा आते नहीं हैं। जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है उतना ही इम्पोर्टेंट है, बट फिर भी कोई डाउट नहीं रहे मन में, इसलिए हम सारे इंपॉर्टेंट रूलर्स को भी हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा रूलर्स के नाम। अगर हम बात करें इनिशियल रूलर्स की, तो उनमें कई इनिशियल रूलर्स हुए हैं जिन्होंने रूल किया है लगभग 9th सेंचुरी तक। और अगर हम उनकी बात करें तो इनमें आ जाते हैं जैसे बामाराज, इनके बाद शंकर रागना, ये भी इनिशियल रूलर्स हैं। इनके अलावा लक्ष्मण राजा प्रथम, इनके अलावा बोप्पा राजा, और बोप्पा राजा के बाद आ जाते हैं कोक्कल प्रथम या कोक्कल फर्स्ट, और यही कहलाते हैं फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो इनके पहले जितने भी रूलर्स रहे हों, बट फाउंडर हम कंसीडर करते हैं किसे, कोक्कल प्रथम को। तो ध्यान रखिएगा, कलचुरी वंश के संस्थापक कहलाते हैं कोक्कल प्रथम या कोक्कल फर्स्ट। क्लियर? कोई भी पॉइंट नहीं है, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जो हमें इनके बारे में डिस्कस करना हो, तो आप लोग बस फाउंडर के रूप में ध्यान रखिएगा। इस वंश के संस्थापक हुए हैं कोक्कल प्रथम या कोक्कल फर्स्ट। और कोक्कल फर्स्ट के बाद जो रूल करने के लिए आए हैं नेक्स्ट रूलर, उनका नाम है शंकर रागना सेकेंड, शंकर रागना द्वितीय। शंकर रागना सेकेंड या शंकर रागना द्वितीय। और इनके बाद रूल करने आए हैं तीसरे अगले शासक जिनका नाम था बालाहर्ष। और फिर इनके बाद रूल करने आए हैं अगले शासक जिनका नाम है युवराज देव। अगले रूलर जिनका नाम क्या है, युवराज देव। और युवराज देव के बाद युवराज देव की अगर हम बात करें, यहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा एक लाइन हमको समझना है युवराज देव के बारे में। आफ्टर द डिक्लाइनेशन ऑफ राष्ट्रकूट एंड प्रतिहार डायनेस्टी, राष्ट्रकूट और प्रतिहार वंश का इनके समय पर क्या होने लगा, धीरे धीरे डिक्लाइनेशन या पतन होने लगा था। क्लियर? आफ्टर द डिक्लाइनेशन ऑफ राष्ट्रकूट एंड प्रतिहार एम्पायर, द कलचुरी एज्यूम्ड इंडिपेंडेंस प्रोबेबली ड्यूरिंग द रूलिंग ऑफ युवराज देव। तो युवराज देव के रूलिंग टाइम के समय ही धीरे धीरे कलचुरी डायनेस्टी में स्वतंत्रता जो है आने लगी, इंडिपेंडेंस जो है वो आने लगी थी। क्लियर? ठीक है। 5वें नंबर पे हम बात कर लेते हैं अगले रूलर का जिनका नाम है लक्ष्मण राज द्वितीय, लक्ष्मण राज सेकेंड। क्योंकि इनके पहले भी एक लक्ष्मण राजा आए थे या लक्ष्मण राज आए थे, यहाँ पर होंगे लक्ष्मण राज द्वितीय। क्लियर? तो यहाँ पर हमने डिस्कस किए कुछ इनिशियल रूलर्स जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम होगा कोक्कल प्रथम या कोक्कल फर्स्ट। ही वॉज कंसिडर एज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, जो जाने जाते हैं इस वंश के संस्थापक के रूप में। अब हम आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं अगले रूलर के बारे में, और उसके पहले हम डिस्कस कर लेंगे हल्का हल्का सा किसके बारे में, यहाँ पर जो हैं शंकर रागना तृतीय। अब अगले रूलर जो आएंगे वो कौन आएंगे, शंकर रागना थर्ड या शंकर रागना तृतीय। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं नेक्स्ट रूलर का नाम, शंकर रागना तृतीय, जिन्होंने रूल किया था लगभग 970 से 980 यानी 10 ईयर तक। 970 से 980 तक रूल किया है किसने, शंकर रागना तृतीय नामक शासक ने। एंड ही डिफीटेड गुर्जर एंड प्रतिहार रूलर्स
एंड सीम हैव टू डाई इन अ बैटल एंड सीम हैव टू डाई इन अ बैटल अगेंस्ट चंदेलास। तो पहली बात तो ये कि इन्होंने युद्ध में पराजित कर दिया था। ही डिफीटेड द रूलर ऑफ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी बट ही डाइड ड्यू टू अ वॉर अगेंस्ट विथ चंदेलास। लेकिन इनकी मृत्यु हो गई थी चंदेलों से लड़ते हुए। तो कोई खास बात नहीं है, बस एक ही पॉइंट है, रूलर जिनका नाम था शंकर रागना थर्ड, जिन्होंने रूल किया है अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर 970 से 980। इनके बाद आए हैं युवराज देव सेकंड, यहाँ पे थे युवराज देव प्रथम और अब आए हैं युवराज देव सेकंड। युवराज देव सेकंड जिन्होंने रूल किया है 980 से लेकर 990 तक, यानी कि 10 ईयर। 980 से 990 तक रूल करने वाले रूलर कौन थे? युवराज देव द्वितीय। अब देखिए इनके समय पर ही स्टेब्लिश मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप विथ चालुक्यास ऑफ कल्याणी। इन्होंने यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, ध्यान रखिएगा, इन्होंने मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप स्थापित किया है, यानी कि वैवाहिक संबंध स्थापित किए हैं किसके साथ? कल्याणी के चालुक्यों के साथ। तो ध्यान रखिएगा, युवराज देव सेकंड हैव एस्टैब्लिश्ड मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप विथ द चालुक्यास ऑफ कल्याणी। कल्याणी के जो चालुक्य रूलर हुआ करते थे जिनका नाम था तेलप द्वितीय या तेलप सेकंड, उनके साथ इन्होंने अपनी पुत्री का क्या किया था? विवाह किया था। ही मैरिड हिज डॉटर टू द रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी हु वाज तेलप द्वितीय। तेलप द्वितीय इज कंसिडर एज द फाउंडर ऑफ चालुक्य ऑफ कल्याणी। चालुक्य ऑफ कल्याणी के फाउंडर ही थे तेलप सेकंड, उन्हीं के साथ इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया था। बट ध्यान रखिएगा, उनके एक बहुत ही बड़े दुश्मन थे। कौन? परमार शासक। परमार वंश के जो रूलर्स थे वो दुश्मन थे किसके? चालुक्यों के। ध्यान रखिएगा, क्यों दुश्मन है इस बात को समझना है। परमार डायनेस्टी के लोग चालुक्य डायनेस्टी के क्यों दुश्मन है, लेकिन चालुक्य कौन से? कल्याणी के। क्योंकि उस जगह पर, जिस जगह पर रूल करने आए हैं कल्याणी के चालुक्य, उस जगह पर पहले रूल किया करते थे राष्ट्रकूट, और राष्ट्रकूटों के ही सामंत हुआ करते थे कौन? परमार। और राष्ट्रकूटों के पतन के बाद वो स्वतंत्र होना चाह रहे थे और वो मालवा को एक इंडिपेंडेंट स्टेट समझ रहे थे, बट उनके ऊपर नियंत्रण करना चाह रहे थे कल्याणी के चालुक्य। इसलिए इनके बीच में राइवलरी थी, इनके बीच में दुश्मनी थी। अब चूंकि युवराज देव की फ्रेंडशिप हुई है, युवराज देव के अच्छे रिलेशनशिप बने हैं किसके साथ? चालुक्यों के साथ। और चालुक्यों के दुश्मन कौन है? परमार। इसलिए परमार शासक मुंज ने अटैक कर दिया किसके ऊपर? युवराज देव के ऊपर। क्लियर हो गई बात? इतनी समझ में आ गई होगी बात आप लोगों को। देखिएगा, पहले हम इनके बारे में डिस्कस कर लें। हालांकि आप लोगों को पहला पॉइंट बता दिया, ही एस्टैब्लिश मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप विथ द चालुक्य किंग या चालुक्य रूलर जिनका नाम था तेलप सेकंड, उनके साथ इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया था। ही राइडेड सेवरल कंट्रीज एंड प्रेजेंटेड द प्लंडर्ड। देखिए, इन्होंने कई पड़ोसी स्टेट्स के ऊपर क्या किए हैं? आक्रमण किए। ही राइडेड सेवरल कंट्रीज, यानी कई देशों, कई आसपास की किंगडम्स के ऊपर अटैक किया है। एंड प्रेजेंटेड, इन्होंने प्रेजेंट किया है, प्रस्तुत किया। एंड प्रेजेंटेड द प्लंडर्ड वेल्थ टू लॉर्ड सोमनाथ। और सोमनाथ के मंदिर से जो लूटा हुआ धन था वो उस मंदिर में वापस इन्होंने क्या किया है? प्रस्तुत किया है। ये एक बहुत बड़ी घटना है, एक बहुत बड़ी बात है युवराज देव के समय की। युवराज देव ने क्या किया? जो भी लूटा हुआ धन था सोमनाथ मंदिर का, उस मंदिर को, उस धन को उन्होंने वहां वापस से क्या किया? प्रस्तुत किया है। यही कार्य इन्हीं के वंश के एक और शासक ने किया था जिनका नाम हुआ करता था लक्ष्मण राज सेकंड। तो ध्यान रखिएगा, his ancestor लक्ष्मण राज सेकंड is also credited with a similar achievement। तो इन्हीं के वंश के एक और शासक हुए हैं लक्ष्मण राज सेकंड, उन्होंने भी इसी प्रकार के कार्य किए थे। समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। एक इंस्क्रिप्शन है, एक अभिलेख है जिसका नाम था कर्नावेल। तो कर्नावेल के अभिलेख के अनुसार ये बात है, या उसमें ये लिखा हुआ है कि एक बार इन्होंने एक शेर को युद्ध में परास्त किया और उसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। ही किल्ड, सबसे पहले ही फोर्ट विथ अ टाइगर एंड किल्ड हिम। इन्होंने एक शेर की या एक चीते की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी उससे लड़ते हुए। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं और अगले पॉइंट के ऊपर। युवराज देव सिस्टर, युवराज देव की डॉटर नहीं, युवराज देव की सिस्टर है ना, युवराज देव की बहन का विवाह हुआ था। युवराज देव सिस्टर जिनका नाम हुआ करता था बोंथा देवी। तो बोंथा देवी का विवाह हुआ था तेलप द्वितीय के साथ। ये बात ध्यान रखिएगा, युवराज देव सिस्टर बोंथा देवी मैरिड द कल्याणी चालुक्य रूलर तेलप सेकंड। क्लियर? ये बात हो गई क्लियर आप लोगों को? तो ये बात समझ गए होंगे कि इन दोनों किंगडम्स में मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप थी। समझ गए?
तो इन दोनों के बीच में एक संघ स्थापित हो चुका था, एक वैवाहिक यूनियन बन चुका था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। द परमार किंग मुंज हु वॉज एन एनिमी ऑफ तेलप। परमार शासक मुंज, जो हम पढ़ चुके हैं परमार डायनेस्टी में, जो तेलप द्वितीय के या तेलप के या फिर इन कल्याणी के चालुक्यों के एक क्या थे, दुश्मन थे, कट्टर दुश्मन हुआ करते थे। और जब उन्हें ये पता चला कि कलचुरी ने या कलचुरी वंश के लोगों ने उनके साथ क्या कर लिया है, मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप बना लिया है, तब उन्हें काफी गुस्सा आया और उन्होंने अटैक कर दिया, युद्ध कर लिया। किसके ऊपर? युवराज द्वितीय के ऊपर। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इन्वेडेड द कलचुरी किंगडम एंड राइडेड देयर कैपिटल त्रिपुरी। इसके बाद क्या हुआ कि परमार शासक मुंज ने, अगर हम बात करें परमार शासक मुंज, द परमार किंग मुंज हु वाज एनिमी ऑफ तेलप इन्वेडेड द कलचुरी किंगडम एंड राइडेड देयर कैपिटल त्रिपुरी। और उन लोगों और त्रिपुरी जो राजधानी हुआ करती थी उसके ऊपर अटैक कर दिया किसने? मुंज ने। क्लियर, ये बात हो गई क्लियर। मुंज वाज द रूलर ऑफ, या मुंज वाज द पावरफुल रूलर ऑफ परमार किंगडम। हालांकि परमार वंश के महानतम शासक कहलाए जाते हैं कौन? राजा भोज। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। मुंज was later defended, captured, मुंज was later defeated by तेलप सेकंड। जब ये खबर पता चली किसे? तेलप द्वितीय को, क्योंकि तेलप द्वितीय का ही विवाह हुआ था किसके साथ? इनकी बहन के साथ। तो जब उन्हें पता चला कि युवराज देव के ऊपर अटैक कर दिया है, तब तेलप अपनी आर्मी को लेकर आया और अटैक करा किस पर? मुंज पर। और मुंज को उस युद्ध में क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और मुंज को भागने के लिए यानी कि पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो ध्यान रखिएगा, युवराज देव की बात की जाए, युवराज देव प्रोबेबली किल्ड, या तो युवराज देव की इस युद्ध में क्या हो गई? हार हो गई, या उनकी क्या हो गई? चलिए उनकी हार हो गई और साथ ही उनकी क्या हो गई? मृत्यु भी हो गई। ध्यान रखिएगा, युवराज देव वॉज प्रोबेबली किल्ड वाइल डिफेंडिंग त्रिपुरी अगेंस्ट मुंज। तो मुंज से अपने राज्य की, अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए युवराज देव की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। एंड मुंज वॉज लेटर फोर्स टू रिट्रीट बाई तेलप। और बाद में मुंज को रिट्रीट करना पड़ा, पीछे हटना पड़ा। किसके फोर्स के कारण? तेलप द्वितीय के फोर्स के कारण मुंज को पीछे हटना पड़ा। एंड मुंज वॉज द रूलर ऑफ परमार किंगडम एंड द ग्रेटेस्ट रूलर इन परमार किंगडम वाज द किंग भोज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। आफ्टर हिज डेथ, किसकी मृत्यु के बाद? युवराज देव की मृत्यु के बाद, आफ्टर हिज डेथ द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट प्लेस्ड हिज किंग कोक्कल सेकेंड ऑन द थ्रोन ऑफ त्रिपुरी। इनकी मृत्यु होने के बाद इन्हीं के राज्य के एक मंत्री ने इन्हीं के पुत्र को, जिनका नाम हुआ करता था कोक्कल द्वितीय या कोक्कल सेकेंड, उसे इस वंश का क्या किया? अगला शासक बना दिया। तो यहां तक इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी जो हमने डिस्कस की युवराज देव सेकेंड के समय की। देखिए, शंकर रागनाथ तृतीय, इनके पहले लक्ष्मण राज द्वितीय, शंकर रागनाथ तृतीय और युवराज देव सेकंड, ये एक पावरफुल रूलर के रूप में जाने जाते हैं। और फिर अब आ गए हैं अगले शासक जिनका नाम था कोक्कल द्वितीय। कोक्कल सेकंड या कोक्कल द्वितीय वाज द नेक्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। और कोक्कल द्वितीय की अगर बात करें तो इन्होंने भी रूल किया है 990 से लेकर 115 तक। इट मींस अगर इनकी बात की जाए तो इन्होंने लगभग 25 ईयर रूल किया है। एंड ही वाज द सन ऑफ युवराज देव सेकंड। ये भी एक शक्तिशाली शासक माने जाते हैं और इन्होंने भी एक बड़ा एम्पायर स्टेब्लिश किया और आसपास के पड़ोसी स्टेट्स को क्या किया? पराजित किया। इनसे रिलेटेड या इन्होंने एक इंस्क्रिप्शन बनवाया था, एक अभिलेख बनवाया था जिसका नाम था गुर्गी इंस्क्रिप्शन, यानी इन्हीं से रिलेटेड है गुर्गी इंस्क्रिप्शन या गुर्गी अभिलेख। तो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहां पे यह आ सकता है, गुर्गी इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू विच रूलर? आंसर क्या होगा? कोक्कल देव द्वितीय या कोक्कल सेकंड। गुर्गी इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू कोक्कल सेकंड। और इसी इंस्क्रिप्शन से हमें ये जानकारी मिलती है, हमें ये पता चलता है दैट ही राइडेड द टेरिटरीज ऑफ गुर्जर प्रतिहार, कि इन्होंने अटैक किया था गुर्जर प्रतिहार किंगडम के ऊपर, साथ ही पाल किंगडम के ऊपर जो इस समय जो रूल किया करती थी पाल किंगडम, कहां पर? बंगाल में। तो गुर्गी इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि इन्होंने अटैक किया था गुर्जर प्रतिहारों पर, पालों पर, चालुक्य ऑफ कल्याणी के चालुक्यों के ऊपर। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि इनके अच्छे रिलेशनशिप थे कल्याणी के चालुक्यों के साथ युवराज देव द्वितीय के समय तक भी, बट इनके बाद रिलेशनशिप क्या हुए हैं? बिगड़ गए हैं और इनका युद्ध हुआ है कल्याणी के चालुक्यों के साथ। क्लियर हो गई होगी बात। चलिए आगे चलते हैं।
अभी तक जितने भी रूलर्स पढ़े हैं ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से कोई कुछ क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बनता है, तो आप लोगों को अभी भी पहला ही नाम ध्यान रखना है जो किसका था, कोक्कल प्रथम का, जिन्हें हम जानते हैं फाउंडर ऑफ द किंगडम। अब हम बात करेंगे अगले रूलर्स के बारे में। यहां से आप लोगों को नाम याद रखना है राजाओं का, यहां से नाम याद रखना है राजाओं के। तो ध्यान रखिएगा, अभी तक जो पढ़ा इंपॉर्टेंट नहीं था, समझ गए, वो मैंने आप लोगों को कहानी बनाने के लिए बताया है। तो नाम आपको एक ही याद रखना है, कोक्कल देव प्रथम, बट नाउ द रूलर्स आर इंपॉर्टेंट और उनके ऊपर से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हम बात करेंगे अगले रूलर के बारे में जो कि होंगे गंगेदेव विक्रमादित्य, जिनका नाम है गंगेदेव विक्रमादित्य। तो मैं यहां पे लिखूंगा अगले रूलर का नाम। जिनका नाम है गंगेदेव विक्रमादित्य। गंगेदेव विक्रमादित्य, इन्होंने रूल किया था 115 यानी 1015 से लेकर 141 यानी 1041 तक। रूल करने वाले रूलर थे गंगेदेव विक्रमादित्य। और अब आप लोग जानते हैं कि अगर किसी के नाम के आगे उपाधि लगी है विक्रमादित्य की, इट मीन्स कि इट इज अ वेरी रेस्पेक्टफुल टाइटल। विक्रमादित्य की उपाधि काफी सम्मान पूर्वक उपाधि मानी जाती थी। और हमें पता है उज्जैन में एक शासक हुए हैं जिनका नाम था विक्रमादित्य, और उन्होंने जब शकों को पराजित किया था तब उन्होंने टाइटल ली थी तब से ये टाइटल फेमस हुआ था और एक सम्मान पूर्वक या वीरता पूर्वक टाइटल माना जाता था। विक्रमादित्य ने ही सबसे पहले विक्रम संवत शुरू किया था जो स्टार्ट हुआ था 57 BCE में, जिसे हिंदू कैलेंडर के रूप में भी जाना जाता है, जिसका पहला मंथ होता है चैत्र। चलिए आगे चलते हैं, और अंतिम मंथ होता है फागुन या फाल्गुन। फिलहाल हमारा टॉपिक है गंगेदेव विक्रमादित्य, सिर्फ गंगेदेव के नाम से याद रखिएगा। अब देखिए पहला पॉइंट, ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ हिज रूल, यानी अपने शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में ही, ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ हिज रूल या रील्म, गंगेदेव सीम्स टू हैव रूल्ड एज अ बेसल। गंगेदेव seems to have ruled as a vassal or fiduciary, possibly that of the परमार किंग भोज। तो इनिशियली अगर हम बात करें प्रारंभ में, ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि इन्होंने एक फिड्यूटरी, एक वेसल के रूप में शासन किया था। किसके इन्होंने एक फिड्यूटरी के रूप में रूल किया था, किसके, परमारों के। तो यह एक फिड्यूटरी थे किसके, परमार रूलर के, जो कि कौन थे, राजा भोज। और राजा भोज जो सबसे महान शासक के रूप में जाने जाते हैं परमार वंश के, तो उन्हीं के ये क्या हुआ करते थे, फिड्यूटरी हुआ करते थे। और ध्यान रखिएगा राजा भोज एक इंपॉर्टेंट रूलर है और उनके ऊपर से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कई राजाओं ने अपने नाम के आगे भोज शब्द भी जोड़ा है इन्हीं से प्रभावित होकर। हालांकि सारी चीजें बता चुका हूं, फिर भी रिपीट करा देता हूं। राजा भोज ने एक शहर बसाया था भोजपुर, जो भोपाल के पास है, और वहीं पर एक शंकर भगवान का मंदिर भी बनवाया जिसका नाम है भोजेश्वर मंदिर। साथ ही इन्होंने अपनी कैपिटल धार, चूंकि इनकी राजधानी हुआ करती थी धार, और धार में कई सारे इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर्स स्टेब्लिश कराए हैं। जैसे कि इन्होंने धार में एक सेंटर बनवाया था, दैट इज संस्कृत लर्निंग सेंटर, जो धीरे धीरे चेंज हो गया है सरस्वती के मंदिर के रूप में। तो ध्यान रखिएगा भोजशाला के रूप में वो जाना जाता था, और उसे ही कहते हैं भोजशाला का मंदिर या सरस्वती का मंदिर, जो काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। क्लियर, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखिए राजा भोज के बारे में। इन्हीं का एक बहुत काफी बड़ा सा स्टेच्यू बना हुआ है भोपाल सिटी में, भोपाल शहर में, बड़े तालाब के किनारे पर या बड़े तालाब में ही। चलिए आगे चलते हैं। परमार रूलर थे भोज, इन्हीं के सामंत हुआ करते थे गंगेदेव विक्रमादित्य। ही फोर्ट अगेंस्ट चालुक्य ऑफ कल्याणी, इन्होंने युद्ध लड़ा था किसके साथ, कल्याणी के चालुक्यों के साथ, इन एन अलायंस विद भोज। तो देखिए पहले क्या हो रहा था कि ये लोग किसके सपोर्टर थे, कल्याणी के चालुक्यों के। अब ये लोग मिल चुके हैं किसके साथ,
परमार वंश के रूलर्स के साथ। तो परमार वंश के शासक भोज के साथ मिलकर इन्होंने युद्ध लड़ा, किसके साथ? कल्याणी के चालुक्यों के साथ। क्लियर? तो आप लोग समझ गए हैं कि कितनी जल्दी इतिहास पलट गया है, इतिहास जो है वो रिपीट हो गया है, बदल गया है। किस तरह से कि कुछ दिनों पहले तक तो ये लोग सपोर्टर थे कल्याणी के चालुक्यों के, और अब उन्हीं के साथ क्या कर रहे हैं? युद्ध लड़ रहे हैं। और इनके तो मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप भी थे, समझ गए ना? युवराज देव की बहन का विवाह ही हुआ था तेलवदूती के साथ। तो ध्यान रखिए, ही फॉट अगेंस्ट चालुक्यस ऑफ कल्याणी इन एन अलायंस विथ भोज। इन्होंने कल्याणी के चालुक्यों के साथ युद्ध लड़ा, किसके साथ? अलायंस करके, भोज के साथ अलायंस करके। इन द 130 यानी 1030 में ही राइडेड सेवरल नाइबरिंग किंगडम्स एंड एस्टेब्लिश इन 130 यानी कि 1030 में इन्होंने कई सारी नाइबरिंग किंगडम्स के ऊपर अटैक किया, युद्ध किया, और अपने आप को एक सॉवरेन रूलर के रूप में स्थापित कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, इन 130 यानी कि 1030 में, इन 130 he raided several neighboring kingdoms and established himself as a sovereign ruler. सोवरेन रूलर के रूप में इन्होंने स्टेब्लिश कर लिया था अपने आप को। कब? लगभग 1030 के अप्रोक्स, जब इन्होंने अपने पड़ोसी स्टेट्स को पराजित करना शुरू किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ही अपीयर्स टू हैव एनेक्स्ड वाराणसी टू कल्चुरी डोमिनियंस, यानी कि वाराणसी से लेकर जो उत्तर प्रदेश में है से लेकर कल्चुरी यानी कि जबलपुर के पास वाला जो पूरा रीजन है उस पर अपना प्रभुत्व, अपना डोमिनियन स्टेब्लिश कर चुके थे ये। इट अपीयर्स टू हैव एनेक्स्ड वाराणसी टू कल्चुरी डोमिनियंस। ठीक है, तो ये बात भी एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, गंग्यादेव इशू कॉइन्स, गंग्यादेव इशूड कॉइन्स फीचरिंग हिज नेम, यानी गंग्यादेव ने कुछ सिक्के जारी किए थे, कुछ कॉइन्स इशू किए थे, और उन कॉइन्स की ये विशेषता थी कि उन कॉइन्स पर एक साइड हुआ करती थी लक्ष्मी की, यानी कि लक्ष्मी देवी की इमेज, और एक तरफ हुआ करता था उनका नाम। तो ध्यान रखिएगा, गंग्यादेव इशूड कॉइन्स फीचरिंग हिज नेम on one side and a figure of goddess Lakshmi on the other side, यानी इन्होंने कुछ ऐसे सिक्के जारी किए जिन सिक्कों के एक तरफ होती थी इनका नाम और एक तरफ होता था देवी लक्ष्मी की इमेज, देवी लक्ष्मी की जो पिक्चर है वो बनवाई थी इन्होंने। क्लियर? दिस डिजाइन वॉज इमिटेटेड बाई सेवरल नॉर्दर्न इंडियन रूलर्स, और इसी डिजाइन को की नकल की उत्तर भारत के कई सारे आने वाले रूलर्स ने। उन्होंने भी ऐसे ही सिक्के क्या किए थे? जारी किए थे। ध्यान रखिएगा, गंग्यादेव विक्रमादित्य ने लक्ष्मी शैली के सिक्के चलाए थे, और राजपूत किंगडम्स में यह पहले रूलर थे। ही वॉज द फर्स्ट राजपूत किंगडम रूलर हु इशूड लक्ष्मी स्टाइल कॉइन्स। तो मैं यहां पे सिर्फ इतना लिख दे रहा हूं कि ही इशूड लक्ष्मी स्टाइल कॉइन्स। और इन्हीं सिक्कों की विशेषता ये थी कि इन सिक्कों पर एक तरफ राजा का नाम और एक तरफ लक्ष्मी जी की प्रतिमा, लक्ष्मी जी की इमेज थी। और एज इट इज सिक्के चलवाए थे किसने? चहमान वंश के ही शासक पृथ्वीराज तृतीय ने भी। और पृथ्वीराज तृतीय के भी जो सिक्के थे उन पर एक तरफ लिखा होता था पृथ्वीराज तृतीय, और एक तरफ देवी लक्ष्मी की प्रतिमा होती थी। उन्हीं सिक्कों का कुछ दिनों तक यूज किया था किसने? मोहम्मद गोरी ने भी। मोहम्मद गोरी ने भी उन्हीं सिक्कों को क्या किया था? अपने समय पर भी चलवाया था। ठीक है, आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो ये अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इस तरह से कि राजपूत किंगडम के किस वंश के शासक ने या किस वंश ने पहली बार सोने के सिक्के जारी किए थे। तो ध्यान रखिएगा, ये जो सिक्के थे ये सोने के सिक्के थे। और या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने सिक्के जारी किए थे, तो भी आंसर यही होगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब अकॉर्डिंग टू कल्चुरी रिकॉर्ड्स, अगर कल्चुरी रिकॉर्ड्स या उनके जो अभिलेख हैं अगर उनके हिसाब से बात की जाए, उनके अनुसार अगर बात की जाए, तो ध्यान रखिए, अकॉर्डिंग टू कल्चुरी रिकॉर्ड्स स्टेट्स दैट, उन साहित्यों में यह कहा गया है कि गंग्यादेव अटेंड साल्वेशन, गंग्यादेव को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी।
गंगादेव अटेंड साल्वेशन अंडर द अक्षय व्रत एट प्रयाग, यानी प्रयाग में अक्षय व्रत के नीचे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इट मीन्स कि उनकी मृत्यु हो गई थी और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ था। समझ गए? तो ध्यान रखिएगा कि ये एक इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, अभिलेख में लिखा हुआ है कि गंगादेव अटेंड साल्वेशन अंडर द अक्षय व्रत एट प्रयाग, प्रयाग में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। एंड हिज 100 वाइफ्स, और उनकी 100 पत्नियों ने उनकी चिता में जलकर ही क्या कर लिया था? आत्महत्या कर ली थी, यानी सुसाइड कर लिया था। दैट इज नोन एज सती प्रथा या सती सिस्टम। तो ध्यान रखिएगा, हिज 100 वाइफ्स आर said to have committed suicide. His 100 wives are said to have committed suicide by immolation of his funeral prey. यानी कि उनकी 100 पत्नियों ने भी उन्हीं की चिताओं में जलकर क्या कर लिया था? आत्महत्या कर ली थी, आत्मदाह कर लिया था। He was succeeded his son who was लक्ष्मी कर्ण। इनके पुत्र हुए हैं जो इनके बाद अगले शासक बनेंगे, जिनका नाम होगा लक्ष्मी कर्ण, और लक्ष्मीकर्ण ही इस वंश के सबसे महान प्रतापी शासक के रूप में जाने जाएंगे। चलिए, तो जो कुछ भी है अभी तक हमने डिस्कस किया किसके बारे में? गंगादेव विक्रमादित्य के बारे में। और क्वेश्चन जो बनता है वो सिर्फ यहां से बनता है, कौन सा? ये वाला, कि ही इशूड गोल्ड कॉइन्स, दैट इज लक्ष्मी स्टाइल कॉइन्स। और उन सिक्कों की विशेषता ये थी कि उन सिक्कों पर एक तरफ लक्ष्मी जी की प्रतिमा या चित्र हुआ करता था और एक तरफ राजा का नाम लिखा हुआ करता था। और उत्तर भारत के कई राजाओं ने इन प्रकार के सिक्कों को फिर क्या किया? इमिट किया, यानी कि उन्हीं प्रकार की नकल करना शुरू किया। इनकी मृत्यु होने के बाद जो अगले शासक आए हैं वो इन्हीं के पुत्र हुआ करते थे, जिनका नाम था लक्ष्मी कर्ण, जिन्हें कर्णदेव के नाम से भी जाना जाता है। चलिएगा, तो हम बात करेंगे अगले रूलर की, अगले शासक की, जो कि एक अगले इंपोर्टेंट रूलर या अगले महान शासक कहलाएंगे, कलचुरी डायनेस्टी या कलचुरी वंश के। चलिए, तो 9th जो रूलर थे वो थे गंगादेव या गंगादेव विक्रमादित्य। हालांकि इनिशियल रूलर्स कई सारे हो चुके हैं, तो हमें इस सीक्वेंस में इस नंबर पे नहीं जाना है। क्लियर? फर्स्ट रूलर कौन कंसिडर किए गए हैं? कोक्कल प्रथम या कोक्कल फर्स्ट, और उनके बाद हैं शंकर रागना द्वितीय, और पहले हो चुके हैं कई सारे इनिशियल, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे है बालहर्ष युवराज देव, फिर है लक्ष्मण राजा सेकेंड, शंकर रागना से थर्ड, युवराज देव सेकेंड, कोक्कल सेकेंड, और फिर आते हैं गंगया देव विक्रमादित्य, जो कि एक महान या इंपोर्टेंट रूलर जाने जाएंगे। और उन्हीं के ऊपर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पहले राजपूत शासक ने सोने के सिक्के जारी किए। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं अगले रूलर के ऊपर, जिनका नाम था, इन्हीं के पुत्र, जिनका नाम था लक्ष्मी कर्ण। क्या नाम था? लक्ष्मी कर्ण, जिन्हें कर्ण या कर्णदेव के नाम से भी जाना जाता है। लक्ष्मी कर्ण, जिन्होंने रूल किया अपने पिता के शासनकाल के बाद, इट मीन्स 1041 से लेकर 173 तक। जिस समय ये रूल कर रहे थे उत्तर भारत के मध्य भारत के एक पर्टिकुलर रीजन में, इट मीन जबलपुर वाले क्षेत्र में, उस समय पर इनके आसपास और भी कई किंगडम्स हुआ करती थी, जैसे कि चंदेल रूलर्स। इनके पड़ोस में, इनके नाइबर में कौन सी कंट्री थी? चंदेलों की। और इन्हीं के आसपास रूल करते थे परमार वंश, इन्हीं के पूर्व में रूल करते थे चालुक्य वंश, सोलंकी वंश भी कहा जाता है जिसे। चलिए, अब हम फिलहाल बात कर रहे हैं, फिलहाल हमारा टॉपिक है लक्ष्मी कर्ण, who was also known as कर्णदेव। इन्हें ही कहा जाता है, कर्णदेव के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा, he was also famous as कर्णदेव। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। लक्ष्मी कर्ण मैरिड, इनका विवाह हुआ था हूण राजकुमारी, ही मैरिड विथ हूण प्रिंसेस, जिनका नाम हुआ करता था अबला देवी। तो अबला देवी नामक एक हूण राजकुमारी से इनका क्या हुआ था? विवाह हुआ था, अबला देवी। तो देखिए, हूण के बारे में डिस्कस किया हमने, हूणों के आक्रमणों के बारे में डिस्कस किया है। अगर हम बात करें तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में हमने हूण आक्रमणों के बारे में एक डिस्कशन किया था हल्का सा, कि हूणों ने आक्रमण किए थे किस समय पर, और मीडिवल पीरियड में भी हूणों के या मंगोलियाई लोगों के आक्रमण होंगे। ध्यान रखिएगा, हूण जब इन्वेजन किया हूणों ने, तो उनके आक्रमणों से
बचने की कोशिश की कई किंगडम्स के रूलर्स ने। और हूणों में एक शासक हुए हैं तोरमान, ध्यान रखिएगा, उन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हूण जब आक्रमण किए तो उनके एक महान या महत्वपूर्ण शासक कौन हुए, तो क्या आंसर होगा, तोरमान। ठीक है, फिलहाल हम बात कर रहे हैं लक्ष्मी कर्ण, जिन्होंने रूल किया 141 से 171 तक, यानी 1041 से 1073 तक। इनका विवाह हुआ हूण प्रिंसेस, हूण जो एक आक्रमणकारी थे, कहाँ से, मंगोलिया से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, द मोस्ट फेमस किंग, या हम बोल सकते हैं द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी लक्ष्मी कर्ण राइडेड टेरिटरीज ऑफ सेवरल नाइबरिंग किंगडम्स, यानी कि जितने भी पड़ोसी या आसपास की जो किंगडम्स थे उनके ऊपर इन्होंने क्या किया है, चढ़ाई की है, इनके ऊपर अटैक किए हैं। जैसे कि हम बात करें तो जैसे चोल जो रूलर्स थे उनके ऊपर इन्होंने आक्रमण किए, चालुक्य जो कल्याणी के थे उनके ऊपर अटैक किए, चंदेल रूलर्स के ऊपर अटैक किए, और बंगाल में रूल करने वाली एक किंगडम हुआ करती थी जिसका नाम था पाल किंगडम, पालों के ऊपर भी इन्होंने क्या किए हैं, अटैक किए हैं। समझ गए होंगे आप लोग कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आफ्टर सेवरल मिलिट्री सक्सेस ही एज्यूम द टाइटल ऑफ चक्रवर्तीन, तो कई मिलिट्री यानी कि कई सारे युद्ध जीतने के बाद इन्होंने एक टाइटल लिया, दैट इज चक्रवर्तीन, ध्यान रखिएगा, ही टुक द टाइटल ऑफ चक्रवर्तीन। चक्रवर्तीन या चक्रवर्तीन सम्राट, चक्रवर्तीन की जो उपाधि है वो उन्होंने ली थी 153 यानी 1053 कॉमन एरा में। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कलचुरी वंश के किस शासक ने चक्रवर्तीन की उपाधि ली थी, आंसर क्या होगा, लक्ष्मी कर्ण या कर्णदेव। देखिए, चक्रवर्तीन का मतलब बता चुका हूं पहले भी, जब हम इसका बैकग्राउंड डिस्कस कर रहे थे तब भी बताया था। चक्रवर्तीन मतलब ऐसा शासक जो अपने साम्राज्य का पूरा क्या करता है, चक्कर लगाता है। और पहले शासक जिसने चक्रवर्तीन की उपाधि ली थी वो है मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के फॉलोअर थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोगों को पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य वॉज फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म के ही उपासक हुआ करते थे चंद्रगुप्त मौर्य। और एक बार जब उनके राज्य में सूखा या अकाल पड़ा तब वहीं पर दो जैन भिक्षु थे या दो जैन लीडर्स हुआ करते थे जिनका नाम था भद्रबाहु और स्थूलभद्र। और उसी समय भद्रबाहु स्थूलभद्र के पास जाकर उनसे कहते हैं कि चूंकि मगध में काफी सूखा पड़ा हुआ है, अकाल पड़ा हुआ है और हमें अपने अपने शिष्यों को लेकर कहीं दूर चले जाना चाहिए। इस बात पर स्थूलभद्र नाराज हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जब तक मेरी जान है, जब तक मैं जीवित हूं, तब तक मैं मगध में ही रहूंगा। और उसी मुद्दे पर, उसी डिस्प्यूट को सॉल्व कराने के लिए जैन धर्म में पहली काउंसिल कराई जाती है। इट मीन्स कि फर्स्ट जो काउंसिल ऑर्गेनाइज कराई थी वो मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर चंद्रगुप्त मौर्य ने ही कराई थी। कहां पर, पाटलिपुत्र में। कब, 300 में। तो 300 बिफोर क्रिश्चियन इरा में फर्स्ट जैन काउंसिल ऑर्गेनाइज की गई थी पाटलिपुत्र में, जिसके चेयरमैन थे भद्रबाहु। क्लियर। और इसके बाद ये रिजल्ट निकला कि जैन धर्म का डिवीजन हुआ दो पार्ट में, और जो दो पार्ट बने वो बने दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर जिन्होंने न्यूडिटी एक्सेप्ट की और जो फॉलोअर्स कहलाए किसके, भद्रबाहु के। और श्वेतांबर जिन्होंने सफेद वस्त्र धारण किए और जो फॉलोअर्स थे किसके, महावीर स्वामी के, साथ ही स्थूलभद्र के या स्थूलबाहु के। क्लियर। फिर भद्रबाहु जब साउथ इंडिया जाने लगे तब चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपनी राजपाट को त्याग दिया और वो भी एक जैन भिक्षुक बन गए, एक जैन संत बन गए और उनके साथ ही साउथ इंडिया चले गए। और 2 वर्ष के बाद, इट मीन्स 298 BCE में, इट मीन्स बिफोर क्रिश्चियन इरा में ही उन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जैन परंपरा के एक व्रत जिसको हम कहते हैं सलेखना या संथारा, उसके द्वारा अपना जीवन क्या कर दिया, त्याग दिया और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। क्लियर। ठीक है, तो यहां तक हमने डिस्कस किया। यहां पर भी अभी हम एक शासक पढ़ रहे थे जिनका नाम था युवराज देव सेकंड, और युवराज देव सेकंड ने प्रयाग में मोक्ष की प्राप्ति की थी। क्लियर। और उनकी 100 पत्नियों ने भी उनकी चिता में जलकर ही क्या किया था, अपने जीवन का अंत किया था। चलिए, फिलहाल हमारा टॉपिक है लक्ष्मी कर्ण, रूल्ड 141 से 171 कॉमन इरा तक, और इन्होंने भी टाइटल लिया है किसका, चक्रवर्तीन का, जिस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने लिया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पे हमने बात की इतनी। अब देखिए आगे, अराउंड 155 यानी 1055 के अराउंड ही प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाउनफॉल ऑफ परमार किंग भोज। तो इन्हीं के एक महत्वपूर्ण रोल के कारण या इन्हीं के कारण जो परमार डायनेस्टी के सबसे महान शासक हुए थे जिनका नाम था राजा भोज, उनका डिक्लाइनेशन शुरू हुआ, उनका पतन शुरू हुआ। क्लियर। और
इन्होंने धीरे धीरे कैप्चर करना शुरू किया मालवा को, क्योंकि परमार मालवा रीजन पर ही कंट्रोल किया करते थे। लेकिन किसकी मृत्यु के बाद? राजा भोज की मृत्यु के बाद। लेकिन राजा भोज की मृत्यु के बाद ये कुछ ही समय तक कंट्रोल करवाए मालवा पर, क्योंकि राजा भोज के एक जो है अगले ब्रदर हुए, उनके छोटे भाई हुए जो अगले शासक बने, और उन्होंने धीरे धीरे अपने किंगडम को, अपने राज्य को पुनः क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया, जिनका नाम था उदयादित्य। तो ध्यान रखिएगा कि ही प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल टू कंट्रोल ओवर मालवा एंड डिफीटेड राजा भोज। क्लियर? एंड ही कंट्रोल ओवर मालवा आफ्टर द डेथ ऑफ भोज। लेकिन भोज की मृत्यु के बाद कुछ ही समय तक ये क्या कर पाए? कंट्रोल कर पाए, क्योंकि उन्हीं के भाई हुआ करते थे उदयादित्य, जिन्होंने वापस से अपने किंगडम को क्या कर लिया? रीगेन कर लिया या रिकैप्चर कर लिया। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब सबसे खास बात, ही गेट विक्ट्री ओवर कलिंग। इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। समझ गए? यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लक्ष्मीकर्ण इज द रूलर हु गेट विक्ट्री ओवर कलिंग एंड टुक द टाइटल त्रिकलिंग अधिपति। त्रिकलिंग अधिपति। तो ध्यान रखिएगा, ही गेट विक्ट्री ओवर कलिंग एंड टुक द टाइटल त्रिकलिंग अधिपति। कलिंग पर विजय प्राप्त करने के लिए ही, करने के उपलक्ष्य में ही इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की है? कलिंग, त्रिकलिंग अधिपति। क्लियर? ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी कोई चीज होगी, कोई अच्छी चीज होगी, तो या तो टाइटल लिए जाएंगे या कुछ निर्माण कार्य कराया जाएगा। गुप्त वंश के समय पर सिक्के जारी किए जाते हैं। और जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, एक किंगडम थी राजपूत किंगडम ही, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे चंदेल किंगडम या चंदेल वंश में। चंदेल वंश में एक महत्वपूर्ण या बहुत ही पावरफुल रूलर हुए विद्याधर। जब विद्याधर ने गजनी को मजबूर कर दिया था, संधि करने के लिए, और तब उसी के उपलक्ष्य में, उसी विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने एक महादेव मंदिर का निर्माण कराया था खजुराहो में, दैट इज नोन एज कांदरिया महादेव मंदिर या कंदरिया महादेव मंदिर। तो ध्यान रखिएगा, कंदरिया महादेव मंदिर जिसका निर्माण कराया विद्याधर ने, हु वाज द रूलर ऑफ चंदेल डायनेस्टी। समझ गए ना? गजनी पर एक प्रकार से विजय हासिल कर ली उसके उपलक्ष्य में। द ओनली रूलर, एकमात्र शासक जिन्होंने मजबूर किया गजनी को संधि करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। देखिए, द फेमस पोएट राजशेखर was also in his court। तो एक कवि हुए, एक फेमस कवि हुए जिनका नाम था राजशेखर। तो राजशेखर भी इन्हीं के दरबार के क्या थे? कवि थे। तो ध्यान रखिएगा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, राजशेखर was his कोर्ट पोएट। तो राजशेखर भी इन्हीं के दरबारी कवि हुआ करते थे, और इन्हीं के समकालीन हुआ करते थे बिल्हण जो एक कश्मीर पोएट थे, या कश्मीर के पोएट थे, जो कश्मीर से गए थे साउथ इंडिया में चोल एम्पायर के समय, चोल डायनेस्टी में, चालुक्य डायनेस्टी में, चालुक्य रूलर के दरबार में। समझ गए? जिनका नाम था विक्रमादित्य सिक्स्थ। तो ध्यान रखिएगा, इन्हीं के समकालीन हुए थे चालुक्य डायनेस्टी के रूलर विक्रमादित्य सिक्स्थ, और उन्हीं के दरबार में गए थे बिल्हण नामक कवि, उन्हीं के दरबार में रहा करते थे। और उन्होंने ही एक बुक लिखी है विक्रमांग देव चरितम, जिसमें उन्होंने लाइफ स्टोरी के बारे में बताया है विक्रमादित्य सिक्स्थ के बारे में। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उन्हीं के समकालीन एक और पोएट हुआ करते थे जिनका नाम था विज्ञानेश्वर, और विज्ञानेश्वर ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है मिताक्षरा। और मिताक्षरा के अंदर बताए गए हैं कानून किसके? हिंदू फैमिली के जो कुछ कानून होते हैं, जो लॉ होते हैं, दैट वाज डिस्क्राइब इन मिताक्षरा रिटन बाय विज्ञानेश्वर। और बिल्हण की बुक का नाम है विक्रमांग देव चरितम। बिल्हण एक फेमस संस्कृत पोएट थे, कहाँ के? कश्मीर के। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों को एग्जाम में, इसलिए मैं चीजों को क्या करा रहा हूँ? रिवाइज कराने की कोशिश करा रहा हूँ। यहाँ पर राजशेखर भी ध्यान रखिएगा, एक संस्कृत पोएट हुआ करते थे इन्हीं के दरबार में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, इन्होंने ही ऑल्सो स्टेब्लिश अ सिटी कर्णावती। इन्होंने एक शहर स्थापित किया था जिसका नाम था कर्णावती। किसके लिए? ब्राह्मणों के लिए। अब ये बात ध्यान रखिएगा, कर्णावती शहर भी इन्होंने ही स्थापित किया था, इन्होंने ही स्टेब्लिश किया था। कर्णावती। ही स्टेब्लिश अ सिटी कर्णावती। तो इन्होंने ही कर्णावती शहर भी क्या किया था? स्थापित किया था। और कर्णावती शहर स्थापित किया था ब्राह्मणों के लिए,
उन्होंने इस शहर को खासतौर से ब्राह्मणों के लिए स्टेब्लिश किया था और वहां से आने वाला सारा का सारा टैक्स भी उन्हीं को दिया जाता था। क्लियर, यानी कि धार्मिक कार्यों के उद्देश्य से इस सिटी का स्टेब्लिशमेंट किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। लक्ष्मी कर्ण बिल्ट द कर्ण मेरू टेम्पल, उन्होंने एक कर्ण मेरू मंदिर का निर्माण कराया था। बिल्ट अ कर्ण मेरू टेम्पल एट वाराणसी, तो वाराणसी में इन्होंने एक कर्ण मेरू मंदिर का निर्माण कराया था। ये बात ध्यान रखिएगा, ही एस्टेब्लिश या ही बिल्टेड अ कर्ण मेरू टेम्पल एट वाराणसी। इट वाज प्रोबेबली डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव, जो भगवान विष्णु को ही क्या था, सॉरी जो भगवान शंकर को ही क्या था, समर्पित हुआ करता था। ठीक है, अदरवाइज एक और भी टेम्पल है जो इन्होंने बनवाया था अमरकंटक में, तो ही ऑल्सो स्टेब्लिश या ही ऑल्सो बिल्ट अ टेम्पल एट अमरकंटक, तो इन्होंने अमरकंटक में भी एक मंदिर बनवाया था और उस मंदिर का नाम था कर्ण टेम्पल या कर्ण मंदिर। तो ध्यान रखिएगा, ही कंस्ट्रक्टेड या ही बिल्ट कर्ण टेम्पल एट अमरकंटक। कहां पर? अमरकंटक में। अमरकंटक जो जगह आती है ये काफी फेमस है। क्यों? क्योंकि यहीं से उद्गम हुआ है 3 नदियों का, और उन 3 नदियों में से 2 नदियां काफी फेमस हैं, जो कि हैं एक नर्मदा और दूसरी है सोन। तो ध्यान रखिएगा, नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम हुआ है कहां से? अमरकंटक से ही। और हालांकि एक और नदी है जो यहीं से क्या होती है, निकलती है, बट हमें 2 नाम ध्यान रखना है, नर्मदा और सोन, दैट ओरिजिनेटेड इन अमरकंटक। अमरकंटक जो जगह है वो मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में आती है, और यहाँ पे जो माउंटेन रेंज है, जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वो है सतपुड़ा, और सतपुड़ा का ही एक पर्टिकुलर रेंज वाला पार्ट होता है जिसे बोलते हैं मैकाल। यानी अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं वो मैकाल रेंज के अंतर्गत आती हैं। अमरकंटक की पहाड़ियां सतपुड़ा के मैकाल रेंज के अंतर्गत आने वाली पहाड़ियां हैं, इसीलिए नर्मदा नदी को मैकाल सुता के नाम से भी जाना जाता है, यानी मैकाल की पुत्री। चलिए आगे चलते हैं। तो फिलहाल हमने बात किया कि इन्होंने क्या किया है, कलिंग पर विजय प्राप्त की, दैट्स व्हाई ही टुक द टाइटल कलिंग, त्रिकलिंग अधिपति। साथ ही इन्हीं के दरबार में राजशेखर नामक कवि रहा करते थे, और इन्होंने ही कर्णवती शहर स्थापित किया था ब्राह्मणों के लिए, और इन्होंने ही एक कर्ण मंदिर का निर्माण कराया था अमरकंटक में, समझ गए। इसके अलावा इन्होंने ही कर्ण मेरू मंदिर का निर्माण कराया था कहां पर? प्रयाग में। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। इनके बाद, इनकी मृत्यु होने के बाद जो अगले रूलर बने इस डायनेस्टी के, उनका नाम हुआ करता था यक्षकर्ण। यक्षकर्ण वॉज द नेक्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी हु वॉज द सन ऑफ लक्ष्मी कर्ण। तो लक्ष्मी कर्ण के ही पुत्र हुए यक्षकर्ण जो अगले रूलर बने। बट ड्यूरिंग द रूल ऑफ यक्षकर्ण द कल्चुरी लॉस्ट द नॉर्दर्न टेरिटरी, या नॉर्दर्न जो पार्ट था ऑफ देयर किंगडम, उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे लॉस करना शुरू कर दिया। किसके रूलिंग पीरियड के समय पर? यक्षकर्ण के समय पर। तो ध्यान रखिएगा, ड्यूरिंग द रूल ऑफ यक्षकर्ण, ड्यूरिंग द रूल ऑफ यक्षकर्ण द कल्चुरी डायनेस्टी लॉस नॉर्दर्न पार्ट ऑफ देयर किंगडम। और जो नॉर्दर्न पार्ट पे रूल कर रहे थे वो हुआ करते थे गहड़वाल रूलर्स या गहड़वाल किंगडम। तो गहड़वाल जो इनके सामंत थे, इन्हीं की फिड्यूटरी हुआ करती थी, उन्होंने एक इंडिपेंडेंट किंगडम स्टेब्लिश कर ली है, वो स्वतंत्र हो गए हैं। क्लियर। जो इन्हीं के क्या थे, सामंत थे, समझ गए। किसके समय पर? यक्षकर्ण के समय पर। तो ध्यान रखिएगा, ही ऑल्सो सफर डिफीटेड अगेंस्ट परमार रूलर्स। तो इन्हें साथ ही परमार और चंदेलों के युद्ध का भी क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा, और उनसे हार हुई। ठीक है। इनके बाद जो अगले रूलर आए हैं उनका नाम है गयाकर्ण। तो यक्षकर्ण के बाद आए हैं गयाकर्ण, और गयाकर्ण के बाद आए हैं नरसिम्हा। तो नरसिम्हा नामक रूलर आए हैं, और उनके बाद हैं जयासिम्हा, नरसिम्हा और फिर जयासिम्हा। तो ध्यान रखिएगा, लक्ष्मीकर्ण, यक्षकर्ण, गयाकर्ण, नरसिम्हा, जयासिम्हा, these are the another rulers of this dynasty, and after Jayasimha the next ruler was विजयसिम्हा या विजयासिम्हा। तो विजयसिम्हा अगले रूलर बने। अब हमें इन सारे रूलर्स से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि एग्जाम में इनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हमें मतलब है द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, इस वंश के अंतिम शासक से, और इस वंश के अंतिम शासक का नाम है त्रिलोकमल। त्रिलोकमल इज कंसिडर एज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो ये नाम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं और आप लोग समझ लें, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो नाम है आखिरी शासक का, उनका नाम है त्रिलोकमल।
त्रिलोकमल इज कंसिडर एज द लास्ट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी। इस वंश के आखिरी शासक हुए हैं त्रिलोकमल, और त्रिलोकमल ही आखिरी अंतिम ऐसे शासक है जिनके बारे में जानकारी है। समझ गए? लास्ट नॉन किंग ऑफ दिस डायनेस्टी, इनके बाद इस किंगडम में कौन आया है या किस तरह से इस वंश की समाप्ति हो गई है, इसके बारे में कोई रिटर्न एविडेंस नहीं मिलते हैं। बट इनके बाद इन पर रूल कर लिया था, या अगले जो शासक बन गए थे वो बन गए थे परमार और चंदेल, और इस रीजन पर रूल करने के वाले। और फिर अल्टीमेटली फाइनली दिल्ली सल्तनत ने इस रीजन पर नियंत्रण कर लिया और अपना आधिपत्य जमा लिया। क्लियर? तो यहाँ पर हमने एक और राजपूत किंगडम कंप्लीट कर ली है, एक और राजपूत डायनेस्टी पढ़ ली है जिसका नाम है कलचुरी ऑफ त्रिपुरी। ओवरऑल आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरह से एक टॉपिक को कंप्लीट करना है जिसका नाम है राजपूत किंगडम्स, जिसमें रूल करती थी 36 किंगडम्स, या जिसमें हुआ करती थी 36 वंश। लेकिन हम 36 वंश नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सिर्फ 8 वंश जिनके ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ गए ना? और वो 8 वंश में से 5 वंश में करा चुका हूं जिनके नाम है चालुक्यास ऑफ गुजरात या सोलंकी ऑफ गुजरात। दूसरे थे चंदेलास ऑफ जेजाक भुक्ति यानी चंदेल जेजाक भुक्ति के। तीसरे थे परमार ऑफ मालवा यानी मालवा के परमार। चौथी डायनेस्टी थी चहमान ऑफ सखम्भरी या अजमेर के चहमान। और 5वें थे कलचुरी ऑफ त्रिपुरी यानी त्रिपुरी के कलचुरी। अब हम बात करेंगे गेहड़वाल जो रूल करते थे कन्नौज में, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे सिसोदिया जो रूल करते थे राजस्थान या मेवाड़ में, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे तोमर जो रूल करते थे दिल्ली वाले रीजन में या दिल्ली वाले क्षेत्र में। चलिएगा।